Assalamu alaikum everyone. Welcome to another special episode of In Conversation series of Media Spring PK, a special presentation जहां हम बात करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट लोगों से मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका नाम है फैसलान शिफा अस्फहानी, जिनका ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से है। इनकी जो वजह शोहरत आप कह लें वो ये है कि ये गिलगित बल्तिस्तान रीजन के सबसे कम उम्र कॉलम राइटर हैं। इनसे इनकी कॉलम नवीसी के हवाले से भी बात करेंगे। पिछले कुछ 6 साल से इन्होंने कॉलम नवीसी का सिलसिला जारी रखा हुआ है और अब तक ये अपने कॉलम्स के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल के हवाले से, पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से बात करते हैं। ना सिर्फ बात करते हैं, दीगर कॉलम नवीसों की तरह ये अपने कॉलम्स में सोल्यूशन प्रोवाइड करने की भी कोशिश करते हैं। तो आज की गुफ्तगू का सिलसिला असफहान के साथ हम शुरू करते हैं। जी, क्या हाल है आपका? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं इंट्रो में एक चीज बताना भूल गया। ये एक उस कॉलेज में जेर तालीम है जिस कॉलेज में जाने की मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, बट लाहौर में रहने के बावजूद मैं उस कॉलेज में नहीं पढ़ सका। लेकिन ये वहां से आके पढ़ रहे हैं, जिससे साबित होता है कि कितने बासलाहियत लोग हैं हमारे गिलगित बल्तिस्तान के रीजन के भी। तो उसके बाद कॉलम राइटिंग का ही ख्याल क्यों आया, और मुझे बताइए गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ क्या रहे हैं? मैं सर गवर्नमेंट कॉलेज से बीएस हिस्ट्री कर रहा हूँ। और एक्चुअली अगर देखें तो सराउंडिंग में जब मैंने मूव किया था, सराउंडिंग में मैंने देखा तो देयर वर ह्यूज डिस्पैरिटीज बिटवीन पीपल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, कि जिस मसाइल से वो गुजर रहे थे। तो मैंने उन चीज़ों को देखते हुए किसी राइटर से मैं इंस्पायर नहीं हुआ या किसी राइटिंग से नहीं, मैं सराउंडिंग में चीज़ों को देखे उन डिस्पैरिटीज से और उन इक्वलिटीज अनइक्वलिटीज को देखते हुए मैंने ये चाहा कि इन चीज़ों को मैं हाईलाइट करूं। तो वो पॉइंट था जहां पे मैंने अपनी राइटिंग का आगाज किया था। ठीक है, तो राइटिंग का आगाज कहाँ से किया था? कौन से अखबार के लिए लिखना शुरू किया सबसे पहले? मैंने गिलगित बल्तिस्तान के डिफरेंट अखबार के लिए लिखा था, फिर पाकिस्तान के भी न्यूज़पेपर्स में मैंने उनको अपने आर्टिकल सेंड करता रहा, फिर इसी तरह वो पब्लिश होते रहे। लोग भी मेरी एज के जो लोग थे वो इंस्पायर होते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं समझता हूँ कि किसी हद तक मैं उन इश्यूज को, उन चीज़ों को हाईलाइट करने में कामयाब हो गया हूँ जो मैं करना चाहता था। आई गेस जब आपने कहा पाकिस्तान के अखबार, तो आपका आपका आपकी मुराद से नेशनल न्यूज़पेपर होगी। सो जी जी। कौन से नेशनल न्यूज़पेपर्स में आपके अब तक कॉलम्स छप चुके हैं? नेशनल न्यूज़पेपर्स में बहुत सी साइट्स हैं और बहुत सी दुनिया न्यूज़पेपर है। मैं उर्दू पॉइंट की साइट पे लिखता रहा हूँ, हम सब न्यूज़ जो एक बहुत बड़ी साइट है पाकिस्तान की, वहाँ पे लिखता रहा हूँ। और दूसरी हम नवा के लिए भी, नवाए वक्त के लिए भी, तो काफ़ी न्यूज़पेपर्स के लिए लिखता रहा हूँ मैं। ठीक। तो आपका लाहौर पहली मर्तबा आना कब हुआ? लाहौर में मेरा आना तब हुआ जब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि हायर एजुकेशन के लिए जीबी से मूव करके किसी एक ऐसे इदारे में और एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाऊं जहां से मैं कुछ एक ऐसी सोच डेवलप कर सकूं जो कि एक माशरे में, और वो एक प्रोफेशनल एक नहीं होता है कि आप सोचते हैं कि वो तो होता है कि आप चीज़ों को देखते हैं आगे और जॉब वगैरह, उसके लिए नहीं। वो एक ऐसा इदारे की मैं तलाश में था जो आपको ग्रूम कर सके, अंदर से आपके पर्सनालिटी में चेंजेस आ सके। देन ठीक आई है। चूज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। ठीक है, लेकिन अभी गिलगित बल्तिस्तान जाना होता है आपका? अभी रूट्स हैं, जी जी, वहाँ पे गिलगित कनेक्शन है? बल्तिस्तान वहाँ का तो मैं शहरी हूँ, वो तो मेरा वतन है, तो मैंने वहाँ पे जाना होता है। ठीक। अ, अब उस टॉपिक पे आ जाते हैं जिसके लिए आपने हमसे कांटेक्ट किया था कि मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा, और मुझे लगा था कि वाकई इस बारे में बात होनी चाहिए। लैंड ग्रैबिंग का इशू जो है वो ओवरऑल अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है। कराची हो, लाहौर हो, दीगर अजला जो हों, वहाँ पे ये काफ़ी इशू है। लेकिन रिसेंटली गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी और कश्मीर में भी कुछ इलाकों के हवाले से भी ये सुनने में आ रहा था। इस इशू के बारे में बताइएगा कि कितनी इसकी ग्रेविटी क्या है। आप बताइए कि गिलगित बल्तिस्तान, बिकॉज मेरे लिए वो इलाका अभी भी बड़ी हद तक डिस्टेंट है, मुझे वहाँ की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, मेन स्ट्रीम मीडिया में मुझे इतना सुनने को नहीं मिलता। तो आप अगर उस बारे में कुछ बताना चाहें। बिल्कुल देखें, एक वहाँ पे जो ह्यू एंड क्राई एक सिचुएशन है वहाँ पे, अभी आप देखें तो कियोटिक सिचुएशन है लोगों का कुछ जगह पे। अब लैंड का मसला ये है कि जो एक कॉलोनियल जो एक लॉ था, उसकी जो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है अभी तक गिलगित बल्तिस्तान में हमें नजर आता है।
पाकिस्तान के किसी भी सूबे में अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये अभी ये लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन वहां पे ये कॉलोनियल लॉ जो कि उस वक्त लोगों की जमीनों को कब्जा करने के लिए जो राजा थे महाराजा थे वो इस चीज को इम्प्लीमेंट करते थे। तो अब आप देखें कि जहां पे एक टेरिटरी को आपने आजाद करवाया है गिलगित बल्तिस्तान के, ये वही लोग थे जिन्होंने इस टेरिटरी को अपनी मदद आप के जरिए इसको आजाद करवाया। देन दे उस चीज को उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर लिया। अब लोग भी वहां पे ये कहते हैं कि जो लैंड है, जो लैंड की असली जो मिल्कियत है वो लोगों की है, वो गवर्नमेंट की नहीं है। अगर गवर्नमेंट को किसी लैंड की जरूरत है या वो लोगों से लेना चाहती है तो वो गवर्नमेंट उनको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट जो है जिस तरीके से अभी वहां पे जो प्रैक्टिस कर रही है या लोगों से जो जमीन लेने की कोशिश कर रही है, ये मैं समझता हूँ ये वो तरीका नहीं है जिससे एक कियोटिक सिचुएशन डेवलप हो सकती है, एक डिजास्टरस सिचुएशन डेवलप हो सकती है। क्योंकि वहां पे आप देखें तो कोई इतने बड़े बिजनेसेस नहीं है, लोग अपने जमीनों से ही कुछ कमाते हैं। ऐसा कोई बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है कि लोग वो कहें कि उन वो रेवेन्यू कहीं और से जनरेट कर सकें। दी सोल रीजन एंड सोल जो उनके पास जो ऑप्शन है वो उनकी जमीनें हैं। तो अब यहाँ पे इशू ये आ रहा है कि लोग समझते हैं कि वो जमीनें उनकी। अब वहां पे एक ये भी नहीं, कुछ ऐसी जमीनें भी हैं कि जो इंडिविजुअल की नहीं है। वहां पे कम्युनिटी के भी कुछ चरागे हैं, शुमाइलात में आता है कि ये जमीनें जो है इस कम्युनिटी का आता है, इस जमीन में जो है पूरी कम्युनिटी का हक है। तो ऐसी भी जमीनें हैं। अब वहां पे इशू क्या चल रहा है? अब मैं ये समझता हूं कि अगर इस अ, अगर लोग तो क्या कर सकते हैं, लोग ओनली रेजिस्टेंस शो करना इसका हक नहीं है। ये एक पॉलिटिकल एक कंसेंसस डेवलप करके इसको सोल्व करने की जरूरत है। अब गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली का मसला क्या है, अभी क्या हो रहा है कि वहां पे अपोजिशन और गवर्नमेंट का भी यही मसला है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हमारा बिल पास हो, हम जो बिल ला रहे हैं एक, और अपोजिशन चाह रही है हमारा बिल पास हो। अब गिलगित बल्तिस्तान की जो असेंबली में हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं वो इस मसले का हल ढूंढ सकते हैं। अब मसले का हल ये कि कुछ म्यूचुअल आपके इश्यूज भी होते हैं, कुछ आपकी ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें आपने एक कोलैबोरेटिव एक थिंकिंग डेवलप करनी होती है। तो वो एक म्यूचुअल इश्यूज को लेके कुछ ऐसे पॉइंट्स में वो बैठे हैं और कुछ ऐसे पॉइंट्स को वो डिस्कस कर रहे हैं कि म्यूचुअली वो डिसाइड कर लें कि इस बिल को हमने पास कराना है। मसला यही आ रहा है कि कोई अपनी एक पॉलिटिकल राइवलरी को लाके कह रहा है कि लोगों के जो म्यूचुअल एक इशू है इसके ऊपर वो कंसेंसस डेवलप नहीं कर रहे। कभी वो उठ के चले जाते हैं तो कभी ये। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे अपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी के सीएम में उनको बैठ के इसके ऊपर एक लॉ बनाने की जरूरत है, और इस गिलगित बल्तिस्तान की जो असेंबली है उससे पास कराने की जरूरत है। इसका जो फाइनल जो इस अगर कॉलोनियल इस लॉ को आप एब्रोगेट कर सकते हो तो वो जस्ट इस कानून के थ्रू कर सकते हो। ठीक है। पूछना मैं ये चाहूंगा कि कितनी अथॉरिटी है जो लेजिस्लेटिव असेंबली है गिलगित बल्तिस्तान की उसके पास कि वो लॉ को चेंज कर सके। अच्छा देखें, सबसे पहले तो ये बात है कि 18 अमेंडमेंट के बाद बहुत सी पावर लगता है हमें कि वो हमने प्रोविंसेस में ट्रांसफर कर दिया था, उनको डेलीगेट कर दिया था। और गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली आप देखें तो एक ऑटोनमस टेरिटरी है और ऑटोनमस एक असेंबली है। वहां पे भी लोग अंदर कानून साज असेंबली में अंदर वो कानून कर बना सकते हैं, वो बना भी सकते हैं, पास भी कर सकते हैं जो मेजोरिटी चाहिए, जो नंबर उनको चाहिए कोई भी बिल को पास करने के लिए। तो अब कुछ ऐसे बिल्स होते हैं अगर वो इनको चलो लोगों का ही सोच के कुछ तो अब बिल्स आते हैं वो कहते हैं ये इस बिल से अपोजिशन को बेनिफिट हो रहा है, इस बिल से रूलिंग पार्टी को हो रहा है। लेकिन ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर बैठ के उनको कानून बनाने की जरूरत है, कुछ म्यूचुअल पॉइंट्स बनाए जिसके ऊपर सबकी कंसेंसस हो और वो लोगों के लिए बेनिफिट हो। तो ऐसा एक बिल वो तैयार कर सकते हैं सारे बैठ के टेबल तक। एक निगोसिएशन वो जब स्टार्ट नहीं करेंगे तो ये आगे मूव ही नहीं करेगा, मैं ये सोचता हूँ। ठीक है फैसला, मुझे ये बताइएगा कि जो लैंड ग्रैबिंग हो रही है मतलब ये किस मकसद के लिए हो रही है? क्या हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, कोई फैक्ट्री लग रही है, वो क्या रहा है?
अभी देखे ना, वहां पे सिस्टम ये है कि अगर वो डिफरेंट काजेस के लिए यूज कर सकते हो, गवर्नमेंट अपने कोई नया कोई ऑफिस खोल ले या कोई कुछ और वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू कर ले। अब लोग ये कहते हैं कि अगर ये जमीन आप ले रहे हो तो उस जमीन का मुझे जो कंपनसेशन आता है वो मुझे प्रोवाइड करें, तब वो जमीन आपको हम हैंड ओवर करेंगे। ये नहीं है कि अब गवर्नमेंट वहां पे क्या मसला है, गवर्नमेंट वहां पे आके टेक ओवर करना चाहती है और वो लोग ये करने नहीं देते। वो करने भी क्यों देंगे? एक रेजिस्टेंस जो लोग शो कर रहे हैं, एक लीगल रेजिस्टेंस मैं कहूंगा इसको, कि वो शो इसलिए कर रहे हैं कि लोग ये चाह रहे हैं कि जो हमारी जमीनें हैं इन जमीनों को, अगर आपको ये जमीन चाहिए तो इस जमीन का कंपनसेशन देके करें, ना कि ये कि आप उन जमीनों को आपने डिक्लेयर कर लिया कि ये खालिसा सरकार है और उसके ऊपर हुकूमत का हक है। मसला ये आ रहा है वहां पे। वो उस दौर में भी ये था ना कि जब ये पूरा एक कश्मीर स्टेट के अंदर आता था, तो वो एक जो सिख था राजा, उसने जो लॉ बनाया था उसमें भी यही था कि जो कल्टिवेबल जो लैंड थी वो उसने लोगों की मिल्कियत कर दी थी डिक्लेयर, लेकिन जो अनबेरन लैंड थी उसने उसको डिक्लेयर नहीं किया था। वो अपने यूज के लिए वो कर सकते। अब यहाँ पे भी ये मसला आ रहा है, जो जमीन लोगों की इंतकाल शुदा नहीं है वहां पे हुकूमत ये करे ये खालसा सरकार है। तो ये इशू यहाँ पे आ रहा है। और दूसरा सिस्टम आप देखें कि अभी जो जीबी में, अब फाटा और जीबी पहले मिक्स थे, अब वो फाटा को उधर जम किया गया, तो अब जीबी के लिए कोटे का इशू आ रहा है। हमारा जो अब एक तो मसला ये है कि जीबी एक स्पेसिफिक टेरिटरी है, एक ऑटोनोमस टेरिटरी है और इंटरनेशनली एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, पाकिस्तान इसको एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, तो इसको चाहिए कि एक, अब अगर पॉपुलेशन वाइज आप देख के जीबी को जो है कोटा की जो उसका रेशो आता है वो उसको प्रोवाइड करते हैं, तो जीबी में तो पॉपुलेशन के हिसाब से तो फिर तो कुछ भी नहीं आता है। जिस लॉ के अंदर हम नहीं आते हैं उस लॉ के मुताबिक हमें ट्रीट ना किया जाए। बात यह है कि वहां पे अब देखें जीबी को, अब ये फाटा जीबी से अलग होने के बाद जीबी में कितना, जीबी का कोटा अब 1% से भी ज्यादा नहीं रहता। अगर 100 कोई सीट्स आएंगी तो उसमें 1% हमारी, एक सीट हमारी होगी। अब वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, लोग जो है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर ही रिलाई करते हैं। तो अब वहां पे उनको कोटा प्रोवाइड करके उनको, उन लोगों को अगर अपलिफ्ट करना चाहते हैं तो ये है कि वहां पे एक स्पेसिफिक उनको कोटा दिया जाए जो कि उनको बराबरी का एक कोटा हो। मतलब ये नहीं है कि अगर पॉपुलेशन वाइज आप कोटे को डिवाइड करते हो तो वो भाव बहुत एक कंफ्लिक्ट डेवलप करेगा। वहां पे लोगों को ये है कि वो लोगों को देखते हैं उनको ऊपर उठाने के लिए एक स्पेसिफिक कोटा रखा जाए कि जिसके ऊपर लोग रिलाई करके लोग आगे मूव कर सकें। ठीक। मुझे ये बताइएगा कि पिछले दिनों एक प्रोटेस्ट भी हो रहा था गिलगित बल्तिस्तान में, जबकि वो -9 डिग्री सेल्सियस तक था और बर्फ में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो प्रोटेस्ट किस लिए हो रहा था? यही यही जो इश्यूज मैं आपको बता रहा हूँ, वो अपनी लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ह्यूज जो टैक्सेस उनके ऊपर लगाया गया था वो, और वीट का जो रिडक्शन आजकल वहां पे चल रहा है और सब्सिडी को खत्म करने के, इस हवाले से लोग बाहर निकले थे। अब हाँ, इसमें कोई वो नहीं, हम इस चीज से डिनाई नहीं करते कि पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही एक हार्श कंडीशन से गुजर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये है कि अब उन लोगों के भी कुछ ऐसी वो एक एरिया जो इतना मार्जिनलाइज है, डिप्राइव है एज कम्पेयर टू मेट्रोपॉलिटन ऑफ पाकिस्तान, वहां पे इन चीजों को भी आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, बेसिक नेसेसिटी समझता हूँ मैं। वहां पे अगर लोग -9 डिग्री सेंटीग्रेड में आके वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो कोई कंफर्ट्स और लग्जरीज की बात नहीं कर रहे थे। वहां पे लोग सिर्फ अपने बेसिक राइट की बात कर रहे थे कि हमें जो ह्यूज टैक्सेस लगाया जा रहा है, जो सब्सिडी खत्म की जा रही है, फीड का जो इशू जहां पे आ रहा है उनको फुलफिल किया जाए। वीट का जो मामला है या ओवरऑल फूड इनसिक्योरिटी का मामला है, वो तो फिर पूरे पाकिस्तान में भी है। अगर आप पंजाब में भी देखें तो वीट उस तरह से बिल्कुल। अवेलेबल नहीं है। तो ये मामला जब गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हम बात करते हैं, जहाँ पे सप्लाई चेन उतनी नॉर्मल नहीं है जितनी लेट से मैदानी इलाकों में होती है, तो वहां पे इस मामले की ग्रेविटी क्या है इस वक्त? अभी देखे ना, एक तो पता नहीं, मैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स पे बहुत मुझे हैरत होती है कि वो ये कहते हैं कि अब पीटीआई की गवर्नमेंट है वहां पे, वो ये कह रहे हैं कि हमारी जब गवर्नमेंट आती है तो वफाक जो है उधर से जीबी का जो बजट होता है या जीबी के लिए जो सप्लाई वो रोक देती है। अगर यहाँ पे पीपी की हुकूमत आती है वफाक में या नून की हुकूमत आती है,
अब मैं समझता हूँ कि हालांकि अब ये हमारी प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है वो ये कहती है, फेडरल गवर्नमेंट कहती है हमने कुछ भी नहीं किया। अगर ऐसा कुछ है तो भी अब मसाइल यहाँ पे वो हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत आती है तो ये जीबी एक स्पेशल टेरिटरी है, एक ऑटोनोमस टेरिटरी है। इसको किसी चीज की भी रिडक्शन इसमें कम और ज्यादा करना नहीं चाहिए। क्योंकि ये कि अगर गवर्नमेंट वहां पे आती है तो ये इस सूबे, इस जो ऑटोनोमस टेरिटरी है इसको रूल करने के लिए ये नहीं होना चाहिए कि वहां से नून नून लीग ये है कि अगर जीबी में पीटीआई की हुकूमत है तो वो उसको रोके, या नून की हुकूमत है तो पीटीआई रोके। अब ये कन्फ्लिक्ट आ रहा है। वहां पे ये कह रहे हैं कि, और ये तो होना भी नहीं चाहिए। एक पॉलिटिकली आप एक पार्टी टेरिटरी को रन कर रहे हो तो उसमें मसला ये आ रहा है कि अब ये कन्फ्लिक्ट इनके अंदर ही आ रहा है। अब ये कह रहे हैं और ये इससे डिनाई भी कर रहे हैं। एक इशू ये आ रहा है कि वहां से रिडक्शन बनने। राइट। दो सवाल है मेरे। एक तो आपने इसमें टैक्सेस का जिक्र किया कि टैक्सेस एक मसला बना हुआ है। सो उस टैक्स का जो मसला है या जो मामला है उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा, ताकि मेरे जैसे लोग हैं जिनको इतनी टैक्स की मालूमात उस तरह से नहीं है, और जिनकी शायद उस तरह से मालूमात नहीं है कि दूसरे सूबों में टैक्स का निज़ाम किस तरीके से चलता है, किस किस्म के टैक्सेस है वहाँ पे। तो आपने कहा कि टैक्स के निज़ाम में कोटा सिस्टम के चेंज होने के बाद अब अब जो भी मसाइल है, तो उस टैक्स को देखे थोड़ा ना एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि वहां पे अब लोग इस चीज को भी मानते हैं कि चलो जिस हिसाब से भी उस एरिया को रन किया जाए, या अब ये है कि लोगों को, लोग अब ये है कि किसी भूखे इंसान को आप ना उसको पॉलिटिकल अवेयरनेस या उसको ये नहीं कह सकते हो कि आप ये करो। जब आपकी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल होंगी तो लोग दूसरी चीजों के बारे में सोचना शुरू करेंगे। अब वहां पे लोग यही चाहते हैं कि जिस तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरीके से अगर एकदम से ये कि टैक्सेस एक पीक लेवल पे चली जाती हैं उनको, जहां पे वो खाने की एशिया में आप कर दें या बेसिक नेसेसिटीज पे वो उनको 1% 2% जो भी बढ़ा देते हैं, तो एक जो सरफेस से बिलो जो लोग होते हैं उनकी लाइफ में बहुत बड़ी चेंज आ जाती है, लेकिन जो एलिट क्लास के लोग हैं उनमें नहीं आती। अब जो फेस कर रहे थे वो भी वही लोग थे जो कॉमन पर्सन थे, इंडिजिनस जो बाहर आए थे, वो यही कर रहे थे कि ये जो एक तरह से आपको पता है कि अभी कंट्री के हालात किस तरह हैं कि कुछ कह रहे हैं कि ये हो सकता है, कुछ कह रहे हैं कैसी एक एम्बिवलेंट सिचुएशन है कि जिसमें हमें बहुत मुश्किल हो रहा है कि क्या क्या फैसले करने। तो ऐसी सिचुएशन में भी वहाँ लोग अब एकदम एक बेसिक नेसेसिटीज से भी वो मीट नहीं करेंगे तो मसाइल आ जाएंगे। अब देखें, मैं आपको एक चीज बताता हूँ एंड में कि सबका एक सोल्यूशन ये है कि आप उस अब देखें, एक वैसे ही एक वो चला कि पिछली बार, पिछले साल, उससे भी पिछले साल की जीबी को एक कॉन्स्टिट्यूशनली राइट दिया जा रहा है। ये एक डिबेट चलती रही, आखिर में इसका कोई नतीजा नहीं निकला। लोग वैसे ही नाउम्मीद होके रह गए। तो हम ये even we endorse there are many impediments in the way of constitutional right, but still what are the impediments in the way of giving equal rights as compared to the metropolitans of Pakistan? हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम समझते हैं कि हर चीज में इम्पीडिमेंट, लेकिन एक जो वे ऑफ कॉमन पर्सन है उसको अपलिफ्ट करने की बहुत जरूरत है। अच्छा, मेरा अब आखिरी में जो सवाल होगा कि आपने कहा कि आपने जो सोल्यूशन सजेस्ट किए कि इसके लिए ये सोल्यूशंस हैं, तो उसमें दीगर सूबों की गवर्नमेंट्स और वफाकी गवर्नमेंट क्या किरदार अदा कर सकती है? अब देखें ना, वो तो हम सारा कुछ जो है जीबी रिलाई ही फेडरल के ऊपर करती है। तो फेडरल से ही इन चीजों को अपलिफ्ट करने की जरूरत है। जो जो डिक्टेट फेडरल से किया जाता है वो तो फेडरल से ही किया जाता है। वहां से कुछ आएगा तो जीबी में अंदर का सिस्टम वो रन कर देंगे। अब फेडरल गवर्नमेंट को ये चाहिए कि इसके ऊपर एक अच्छा सा लेजिस्लेशन करे, एक अच्छी सी चीजों को डिफाइन करे कि अब ये एक टेरिटरी है, यहाँ पे लोगों के मसाइल क्या हैं, लोगों को कैसे अपलिफ्ट करना है। उनको एक प्रोसेस के जरिए गुजार के कुछ अमेंडमेंट्स होती हैं, कुछ चेंजेस होती हैं, तो वो करके इन चीजों को फुलफिल किया जाए। अब हमारे कोटे का बहुत इशू है, बहुत बड़ा इशू है कि ये अब इसको करेक्ट करने की बहुत जरूरत है। और ये किस तरह किया जा सकता है, वो एक कानून साज के उसके कानून साजी के जरिए ही किया जा सकता है। क्योंकि आप देखें ना वहां पे लोग जो रिलाई करते हैं, मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ कि वो गवर्नमेंट जॉब्स पे करते हैं और गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर ही रिलाई करते हैं, क्योंकि बिजनेस का इतना कोई नहीं है।
तो अब इस तरह का आप एकदम एब्रप्टली आप एक कोटे का सिस्टम को भी बहुत कम कर देते हैं और डिफरेंट चीजें वो तो फिर डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो इसके ऊपर फेडरल गवर्नमेंट को जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको बताना चाहे कि ये चीजें करें, फेडरल से ये चीजें होनी बहुत जरूरी है। फेडरल से ही होंगी तब ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट तक पहुंचेंगी ये चीजें। थैंक यू सो मच फैसलान, आपने बड़े अच्छे तरीके से अपने मामला को एक्सप्लेन किया। एट द एंड हम यही कह सकते हैं, वी कैन होप, बस एक उम्मीद, जो होप जो होती है वही दुनिया बिल्कुल। को भी चलाती है, और हमें भी एक एक होप से ही एक उम्मीद मिलती है। सो आई कैन जस्ट होप के जो आपने बातें की हैं वो सोल्यूशन अगर हम हमारे लेवल पे लोगों को समझ आ रही हैं, उनके दिमाग में आ रही हैं, तो उन लोगों के दिमाग में भी शायद ये सोल्यूशन आए कि जो एक्चुअली कुछ कर सकते हैं, who have the authority to do something. So I can sincerely hope. Baki, I thank you so much for your time. Thank you so much for explaining all this, and I hope इससे हमारे व्यूअर्स को भी पता चला होगा कि जो बड़े डिस्कनेक्टेड हैं बड़ी हद तक थैंक जीबी के मामलात से, तो उनको भी पता चला होगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो आपका भी थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपना मौकूफ रख सकूं। थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का एपिसोड इन इन कॉन्वर्सेशन विद का। इसमें हमने बात की जीबी से ताल्लुक़ रखने वाले एक स्टूडेंट जो कि कॉलम नवीस भी हैं, फैसलान इस्फहान से, और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि गिलगित बल्तिस्तान को रिसेंट टाइम्स में क्या क्या मसाइल दरपेश आ रहे हैं, स्पेशली वहाँ पे लोगों को क्या क्या मसाइल दरपेश आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ उनकी फूड सिक्योरिटी हो गई, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, एंड कोटा सिस्टम के आने के बाद से और नए टैक्सेस के आने के बाद से वहाँ पे मामला किस किस्म से के हैं। इस डिबेट के मुतालिक आपके जो भी कमेंट्स हैं हमें जरूर बताइएगा, उसके हवाले से हम मजीद बात कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।